हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारा जो टॉपिक है भारतीय कंपनी अधिनियम। दोस्तों, ये जो भारतीय कंपनी अधिनियम आज हम पढ़ेंगे, यह LLB, BLLB, CA और जुडिशरी इन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम का संक्षिप्त इतिहास देख लेते हैं। ठीक है जी। अब भारतीय कंपनी अधिनियम कहिए या भारतीय कंपनी विधान का संक्षिप्त इतिहास क्या है, इसको देखते हैं, हिस्ट्री को। तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में एक अधिनियम बना, उसका नाम था संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम 1844। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम अधिनियम बना जिसका नाम पड़ा संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम 1850। जब यह कंपनी अधिनियम बना था तो हमारे यहाँ ब्रिटिश का शासन था, ब्रिटिशों का शासन था। हमारे यहाँ ब्रिटिश के लोग आ चुके थे और काफ़ी क्षेत्रों में फैल चुके थे, और उस समय उनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार कमाना था, और व्यापार को बढ़ाने के लिए यहाँ पर उन्होंने कंपनी का निर्माण किया। वैसे तो भारत में सबसे पहले कंपनी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरू हुई, मगर एक व्यवस्थित कंपनी और उस पर कानून बना जो संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम 1850 था। संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम 1850 के द्वारा पहली बार कंपनी के पृथक अस्तित्व को मान्यता दिया गया कि कंपनी भी अपने नाम से जाना पहचाना जाएगा। तो दोस्तों, पहला आपने भारत का अधिनियम देख लिया, क्या नाम था? संयुक्त पूंजी अधिनियम 1850। अब दूसरा अधिनियम देखते हैं, भारतीय कंपनी अधिनियम 1857। यह 1857 वही समय है जब पहली बार भारत में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। तो जब यह एक्ट बना तो इसमें पहली बार सीमित दायित्व वाली कंपनी को मान्यता दिया गया, अर्थात कि इसमें जो भी सदस्य रहेंगे उनका दायित्व सीमित दायरे में होगा। ऐसा नहीं है कि वो जो चाहे वह कर सकते हैं। उनका दायरा उनके हिस्सों के हिसाब तक बांध दिया गया, और साथ ही बैंक और बीमा कंपनी को इससे अलग रखा गया। तीसरा अधिनियम इसके बाद आया दोस्तों, भारतीय कंपनी अधिनियम 1860। इस अधिनियम की विशेषता यह थी कि बैंक और बीमा कंपनी को सीमित दायित्व की मान्यता दी गई। इसके बाद चौथा अधिनियम आया, भारतीय कंपनी अधिनियम 1866 में पहला व्यापक कंपनी अधिनियम पारित किया गया। अंतर्गत अब तक का सबसे बड़ा कंपनी अधिनियम पारित किया गया, सब कंपनी का कानून पारित किया गया। पांचवा कंपनी अधिनियम आया, भारतीय कंपनी अधिनियम 1882। इसमें 1866 के अधिनियम को रद्द कर दिया गया और नया अधिनियम बना दिया गया। छठा अधिनियम आया, भारतीय कंपनी अधिनियम 1913। इस अधिनियम में 200 धाराएं, 4 अनुसूची, और इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता थी, पहली बार निजी कंपनी को मान्यता दिया गया था। ठीक है जी। तो आपसे जब पूछे पहली बार निजी कंपनी को किस अधिनियम के द्वारा मान्यता दिया गया, तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के द्वारा। क्लियर। चलिए सातवां अधिनियम देखते हैं, भारतीय कंपनी अधिनियम 1936। इसमें भारत की प्रचलित प्रव्यय प्रणाली को नियमित करने की व्यवस्था की गई, साथ ही बैंकिंग कंपनी पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी आधार पर बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 भी बना। अब देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत का अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। हमारे स्वतंत्र भारत में जो अधिनियम बनाए गए उनका नाम क्या था? भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारी आर्थिक व्यवस्था काफी खराब हो चुकी थी। उस आर्थिक व्यवस्था को सुधार कर आर्थिक प्रगति में तेजी लाने के लिए CH भाभा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, और इस कमेटी के द्वारा ही भारतीय कंपनी अधिनियम को पास किया गया। यह भारतीय कंपनी अधिनियम पूरे देश में 1 अप्रैल 1956 से लागू हुआ। ये कब एक्ट लागू हुआ दोस्तों? 1 अप्रैल
1956 से लागू हुआ। यह जो कंपनी अधिनियम बना, यह भारत का सबसे बड़ा कानून था और इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि 650 धाराएं और 14 अनुसूची थी। कितनी धाराएं थी दोस्तों? 650 धाराएं, सबसे ज्यादा। ठीक है जी, क्लियर। आगे देखते हैं दोस्तों, कंपनी अधिनियम 1956 के उद्देश्य के बारे में। क्या उद्देश्य थी कंपनी अधिनियम 1956 को लाने का? तो 1956 में तत्कालीन वित्त मंत्री थे सीडी देशमुख। ठीक है जी, तो सीडी देशमुख के अनुसार पहला उद्देश्य था अंशधारियों के हितों की रक्षा करते हुए प्रबंध व स्वामित्व के टकराव को रोकना। ठीक है जी। दूसरा था ऋण पत्रधारियों के हितों की रक्षा करने के लिए लाया गया। तीसरा उद्देश्य था केंद्र सरकार के अधिकारों को विस्तृत करना ताकि उपभोक्ता श्रमिक समाज के हितों की रक्षा हो सके। चौथा उद्देश्य था दोस्तों सरकार की सामाजिक व आर्थिक नीति को सफल बनाने के लिए। और पांचवा उद्देश्य था कंपनी का कार्य जनहित के विरुद्ध हो उसकी जांच करने के लिए। ठीक है जी, कि कंपनी जन के विरुद्ध काम कर रही है, जन के विरुद्ध तो काम नहीं कर रही है। ठीक है जी। अब देखते हैं भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। ठीक है, तो इस अधिनियम को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य थे? फिर 1956 अभी मैं बता रहा था, फिर आ गया हमारा भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में संशोधन हुआ और नया इसका नाम दिया गया भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। ठीक है जी। इस अधिनियम को बनाने के पीछे अब क्या उद्देश्य थे, अब ये देखते हैं। हमारे जो देश की आर्थिक स्थिति थी वह तेजी से आगे की ओर बढ़ रही थी और इसमें छोटे से लेकर बड़े कंपनी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, तालमेल बैठाने के लिए, यहाँ तक कि छोटे अंशधारियों तक के भी भागीदारी दिलाने की कोशिश की गई और भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 को बनाया गया। यह कंपनी अधिनियम को जब भारत 64वें गणराज्य के वर्ष में पारित किया गया था। ठीक है जी। पूरे देश में लागू कब हुआ दोस्तों? तो 1 अप्रैल 2014 को। कब लागू हुआ दोस्तों? 1 अप्रैल 2014 को लागू हुआ। जिस समय इसको लागू किया गया उस समय इस एक्ट में, इस अधिनियम में जो धारा थे वो देखते हैं। तो जो इसकी पहले देखते हैं कि कितने अध्याय थे, तो 29 अध्याय। कितने अध्याय थे दोस्तों? 29 अध्याय थे, 470 धाराएं थे और 7 अनुसूची थी। ठीक है जी, जब ये लागू हुई। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं को देखते हैं। क्या क्या विशेषताएं थी? तो पहली जो मुख्य विशेषता थी वो थी एक व्यक्ति कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी का मतलब 1956 वाले अधिनियम में निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी होती थी, मगर कोई एक व्यक्ति किसी कंपनी को नहीं चला सकता था, जिसे 2013 के अधिनियम में प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति भी अपनी कंपनी चालू करके कमा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति को नामोनिर्दिष्ट करना पड़ता है जो अगर यह व्यक्ति की मृत्यु हो गई, को जो एक व्यक्ति ने कंपनी खोला है, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो जो व्यक्ति को नामोनिर्दिष्ट किया जाएगा, नॉमिनी रखा जाएगा, ठीक है जी, वो संविदा करने में वो अगर जो व्यक्ति कंपनी चला रहा था अगर वो मृत्यु हो जाता है या संविदा करने में असफल हो जाता है तो उसको कह सकते हैं, किसको? जो नामोनिर्दिष्ट वाले व्यक्ति है उसको मरने के बाद उत्तराधिकारी के रूप में, ठीक है जी, कानूनी की सारी दायित्व ग्रहण करेगा। कौन व्यक्ति ग्रहण करेगा? जो नामोनिर्दिष्ट की जाएगी वो एक व्यक्ति के द्वारा। ठीक है। दूसरी विशेषताएं क्या थी दोस्तों? कि अभिदान व निर्देशकों, जो निर्देशक होते हैं मालिक, वो निर्देशकों द्वारा शपथ पत्र की घोषणा की जाए। मतलब जो भी व्यक्ति निर्देशक बनेगा वो शपथ पत्र द्वारा घोषणा करेगा। निर्देशक कौन होते हैं दोस्तों? जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। तीसरी विशेषताएं क्या थी? अनुच्छेदों का परिवर्तन। इसका मतलब क्या हुआ? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी इसमें धाराएं, अनुसूची, अध्याय है उसमें समय के अनुसार आवश्यकता है तो ऐसी दशा में विशेष प्रस्ताव पास करके पारित कर सकते हैं। अब विशेष प्रस्ताव दोस्तों सदन में पास नहीं होगा, कहाँ पास होगा? ये जो विशेष प्रस्ताव होगा ये कंपनी में जितने भी सदस्य होंगे, बोर्ड मेंबर होंगे, उनमें विशेष प्रस्ताव पास किया जाएगा। क्लियर? चलो दोस्तों अगला देखते हैं। चौथी विशेषताएं क्या थी? तो पार्षद सीमा नियम व अंतर सीमा नियम में के प्रांतीय सदस्यों को दिया जाना चाहिए। अब ये कहेंगे पार्षद सीमा नियम और अंतर सीमा नियम क्या होते हैं दोस्तों? तो पार्षद सीमा नियम को कहते हैं हम
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब कंपनी के बाहर के सारे नियम कौन बनाता है? जो लिखे होते हैं वो कहाँ लिखे होते हैं? पार्षद सीमा नियम में। और कंपनी के अंदर के नियम कहाँ लिखे होते हैं? पार्षद अंतर नियम में। इसे कहा जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आगे जब वीडियो और भी जब बनाएंगे तो उसमें हम इसको समझाएंगे पर्सनल लेक्चर में, ठीक है दोस्तों। हम तो अब देखते हैं पार्षद सीमा नियम व अंतर सीमा नियम प्रांतीय सदस्यों को दिया जाना है, इसका तात्पर्य क्या है? तो हमारे जो भी कंपनी के अंशधारी है, अंशधारी किसको कहेंगे? जो पैसे कंपनी में लगाए हैं। तो जो भी अंशधारी सदस्य है उनको नियम की फोटोकॉपी देना आवश्यक है, और वो भी उनके अनुरोध के 7 दिन के अंदर। मानिए जो भी इसमें अंश लगाए हैं, अंशधारी है, ऋणदाता है, वो कंपनी को लेटर देंगे तो उनको 7 दिन के अंदर इसकी फोटोकॉपी प्रदान की जाएगी। क्लियर? 5वीं विशेषता क्या है? सहायक कंपनी का अपने सूत्रधारी कंपनी में अंश धारण न करना, ठीक है। 6ठी विशेषता क्या है? सेबी की शक्ति। सेबी है ना, शेयर मार्केट में देखते हो ना, सेबी सबके के ऊपर रेगुलेट करता है, तो उसकी शक्ति, सेबी को शक्ति प्रदान किया गया इसमें। 7वीं विशेषता क्या थी? प्रतिभूतियों की सार्वजनिक निर्गमन का अभौतिक रूप से होना। 8वीं क्या थी विशेषता? प्रतिभूतियों के लिए आवेदन पत्र का जारी किया जाना, जिससे वह आवेदन पत्र देकर खरीद सके। प्रतिभूति का मतलब शेयर। क्लियर? कंपनियों द्वारा प्रतिभूति का आवंटन, कि शेयर का किस प्रकार से आवंटन किया जाएगा, आवंटन, इसके बारे में। 10वीं विशेषता क्या थी? कटौती पर अंशों के निर्गमन पर प्रतिबंध। इसका क्या मतलब है? जब 1956 वाला एक्ट था तो अंशों को 3 आधार पर दिया जाता था। पहली, अधिक मूल्य पर, दूसरा बराबर के मूल्य पर, और तीसरा कम मूल्य की कटौती पर। तो तीसरा जो वाले को प्रतिबंध कर दिया गया 2013 के एक्ट में। कौन से? तीसरे वाले को, कम मूल्य की कटौती पर, इसको क्या कर दिया गया? वैध कर दिया गया। क्लियर? अगला देखते हैं दोस्तों, 11वां क्या है विशेषता? तो केंद्र सरकार द्वारा लेखा मानकों को अधिसूचित करना। क्लियर? और 12वां क्या है दोस्तों? 12वां जो विशेषता है वो कहता है निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि हर कंपनी के टर्नओवर के अनुसार सोशल कमेटी बनाकर सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाए। क्लियर? अगली जो है 13वां देखते हैं विशेषता है अंकेक्षकों की नियुक्ति। ठीक है जी, अंकेक्षक कौन होते हैं? ऑडिटर। ठीक है जी। और 14वां विशेषता देखते हैं अंकेक्षकों का साधारण सभा में उपस्थित। जब भी सदस्य की बैठक हो तो उसमें उपस्थित होंगे कौन? ऑडिटर, अंकेक्षक। क्लियर? 15वां देखते हैं दोस्तों विशेषता क्या है? निर्देशक पहचान संख्या के आवंटन के लिए आवेदन। निर्देशक के लिए पहचान संख्या के आवंटन के लिए आवेदन का प्रावधान इसमें रखा गया। 16वीं विशेषता थी संपत्तियों का विक्रय। ठीक है जी। और 17वीं विशेषता थी कपट के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति कपट करता है तो उसको दंड क्या होगा? 6 माह से लेकर 10 वर्ष तक का कारावास। ठीक है जी, प्लस जुर्माना भी हो सकता है। और 18वां क्या था दोस्तों? कठिनाई को दूर करने की शक्ति। किसी भी प्रकार का अगर कोई कठिनाई होती है तो उसको दूर करने की शक्ति दी गई। और इसके अलावा और भी सारे प्रावधान किए गए, मगर जो मुख्य प्रावधान थे वो इस प्रकार थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह हमारा पहला लेक्चर था कंपनी लॉ पे। ऐसे ही 1 बाय 1 करके लेक्चर हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो ऐसे ही लेक्चर मतलब प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।